बात है कि सभी को सभी की ज़रूरतें समझनी होंगी। डॉक्टर रूपरंजन श्रीवास्तव जी ने हमसे कही। हमारे यहाँ संस्कार ही ऐसे थे, हम ऐसे ही परिपाटी पे पले और पलाए थे, लेकिन ये जो चीज़ें आ गई इन्होंने हमें बदल दिया। तो संस्कार और परिवार, पारिवारिक तनाव, इस पर बात करने के लिए मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे संस्कार और परिवार। नमस्कार, मेरा विषय है संस्कार परिवार के संगठक हैं। मतलब संगठन अगर आपको बनाना है परिवार का, तो उसके लिए सबसे अच्छा ज़रिया आपका संस्कारों का है, और इसे इंग्लिश में कहा जा सकता है संस्कार इज़ द एडहेसिव बॉन्ड ऑफ फैमिली। परिवार को जोड़ने में संस्कार बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति से हमारा समाज बोलता तो है प्राचीन भारतीय संस्कृति, लेकिन उसकी जानकारी नहीं रखता है और ना तो उसको व्यवहार में लाता है। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो नियम को बनाना और उसको अभ्यास में लाना। संस्कार हमें बताते हैं कि क्या नियम है और उनको अभ्यास में लाने के तौर तरीके भी बताते हैं। और आजकल के जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं उनसे संस्कारों की योजना कितनी अच्छी थी ये पूरी तरह से प्रमाणित भी हो रहा है। तो मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट के उदाहरण दूंगी और उसके अलावा आपको कुछ संस्कारों के नाम भी बताऊंगी। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पूरे सभा में बैठे हुए बहुत सारे संस्कारों के नाम इस सभा में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं होंगे। जैसे कि पहली बात तो ये है कि जब हमारे यहाँ संस्कार की बात आती है तो संस्कार क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि संस्कार इज़ नॉट ए सेरेमनी। हम बार बार अंग्रेज़ों के समय में, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं, ब्रिटिश भारत बहुत समय तक यहाँ पे जाना जाता रहा और उसका परिणाम ये हुआ क्योंकि उन्हें संस्कार की समझ नहीं थी। तो कहो ओह व्हाट इज़ दिस, ओके दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेरेमनी, बट इट इज़ नॉट ए सेरेमनी, दिस इज़ अ संस्कार। संस्कार को कभी भी सेरेमनी से का पर्यायवाची न माने, क्योंकि सेरेमनी एक आयोजन हुआ और वो ख़त्म हो गया, लेकिन संस्कार में व्यक्ति को सुसंस्कृत किया जाता है। और जब आपको कोई ट्रेनिंग दे दी गई है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसको छोड़ देंगे, अब वो आपकी आदतों में आ चुका है। तो जैसे हम जानते हैं कि बच्चे का प्रारंभ में जब जन्म होता है, देखिए पहली बात आप जानिए कि हमारा पूरा जो समाज है उसकी व्यवस्था डाली गई थी 4 गृह आश्रमों पर, और उस आश्रम में भी जो गृहस्थ आश्रम था वो सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हीं का संरक्षक था वो बाकी आश्रमों का। इसीलिए कहा जा मनुस्मृति में मनु ने कहा था यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतवः गृहस्थ आश्रम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। जिस प्रकार से वायु के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है और वायु के आधार पर समस्त व्यक्ति जीवित रहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उनका जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से अगर गृहस्थ आश्रम में विशृंखलन आ रहा है, वो टूट रहा है, तो इसका मतलब है उसके दूरगामी परिणाम हमें समाज में दिखाई पड़ेंगे और उसके परिणाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आयोजकों ने आज इस विषय पर चर्चा आयोजित की है। तो सबसे पहले जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति आता है तो वो विवाह करता है, तो विवाह की संकल्पना क्या होगी अगर आप मनुस्मृति को देखें या अपने गृह सूत्रों को देखें तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ, आप लोग पढ़ें और गुनें। इसके अलावा जब गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले जातक जन्म लेने की बात होती है कि एक बच्चा होगा, तो बच्चे के होने के लिए भी गृहस्थ में जो पति और पत्नी है वो निर्णय लेते हैं कि अब बच्चा होगा, और बच्चा होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और परिवार में उसके लिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वो उस प्लान को करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से प्लानिंग की जाए तो बहुत सारे गर्भपात आराम से रोके जा सकते हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इसमें जब बच्चे के होने की बात कही जाती है तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सबको पता होंगे। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार होते हैं। इन तीनों को कंबाइंड रूप में एक संस्कार अभी बचा रह गया है जिसे गोद भराई कहते हैं, जो कि 7वें 8वें मास में अभी भी होता है, और वो इसलिए भारतीय समाज में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वेस्टर्न समाज में वो बेबी शार्क सेरेमनी के नाम से जाना जाता है।
उसको फॉलो करते हुए ज़्यादा ये चीज़ बढ़ी हुई है, अपने भारतीय संस्कार को फॉलो करते हुए वो चीज़ नहीं बढ़ी है। इसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है, देखिए बच्चे के जन्म से पूर्व भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। इसका भी उदाहरण हमें महाभारत में और बहुत सारे शास्त्रों में पता चलता है। आपको पता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कैसे बांधा था। इसके अलावा फिर हम देखते हैं बाल्यावस्था के संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ। ये सारे संस्कार आपके हुए होंगे, मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि जब लोग संस्कारों के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है, तो जो अभी तक लोगों ने बात कही वो पता चल रहा था कि वो इन संस्कारों से विदित ही नहीं है और उनके परिवार में पहले की पीढ़ियों में भी नहीं है और ना उन्होंने अपने परिवार में वो किया है। अब हम जब बच्चे के बाल्यावस्था के संस्कार के बारे में कहते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद और विद्यारंभ, इसमें अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली जो मोटर स्किल शुरू होती है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, पहले तो 1 से 2 साल का बच्चा होता है, तो 0 to 2 ईयर के बीच में जो बच्चा होता है वो अपनी आइडेंटिटी पहचान रहा होता है और उसको कोई ज़्यादा अकल नहीं होती है। वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है और वो रिक्वायरमेंट आप उसकी कैसे पूरी कर रहे हैं। आपको लगता है वो छोटा बच्चा है, लेकिन वो छोटा मानसिक रूप से उतना होता नहीं है। आप उस बच्चे की रिक्वायरमेंट को कितना हंस के, कितना प्यार से, कितनी पेशेंटली अथवा कितनी गाली गलौज से पूरा कर रहे हैं, इसका प्रभाव उसके मानसिक प्रभाव तनाव पे पड़ता है और उसके पूरे मानसिक डेवलपमेंट पे पड़ता है। कितने लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। उसके बाद 2 से 7 का बच्चा जब होता है तब वो सेल्टराइज होना शुरू करता है और वो भाषा का प्रयोग तेज करता है और उसे थोड़ा विश्व जो होता है अपना अपना सा लगने लगता है। इसीलिए बच्चा हर किसी के पास भाग करके जाता है, किसी की थाली से कुछ खाता है, किसी के जूता चप्पल उठा के चबाने लगता है और दूसरे के विचारों को तो उसे समझने में कठिनाई होती है, परंतु वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा कलर या उसके हिसाब से वो पहचानने लगता है। और इसके बाद इस स्टेज को 7 वर्ष तक जाते आते वो संख्याओं को पहचानने लगता है और कुछ कुछ तर्कपूर्ण विचारों को पहचानता है। ये मेरा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से मैं लेके आई हूँ। और इसी में जब नामकरण का संस्कार शुरू में होता है, पहले 0 से 1-2 ईयर में, तो आप बच्चे को जब वो नाम ले लेके पुकारते हैं तब उसको ये महसूस होने लगता है अपना महत्व कि ये मेरा नाम है और मुझे बार बार पुकारा जा रहा है, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक लंबा समय है और मैं इसको समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन तनाव होना तो चाहिए ही थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर तनाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तनाव का भी एक ग्राफ होता है जिसको साइकोलॉजिकलिस्ट ने बहुत अच्छे से संभाला है। तनाव अगर आधे लेवल तक जाता है, जहाँ तक कि आपको लग रहा है कि मैं इसे पूरा मैक्सिमम दे के पूरा कर सकती हूँ, तो वो सकारात्मक होता है। और जब तनाव हायर लेवल पर चला जाता है तो वही तनाव आपकी पर्सनैलिटी पे निगेटिव इफेक्ट डालने लगता है और आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इन दोनों ही प्रकार के तनावों को डील करने में जब आप संस्कार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सकारात्मक सहयोग संस्कार देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने परिवार का बताती हूँ कि मेरी बेटी 3 से 5 साल, 5-5.5 साल की थी, तो आमतौर पे जैसे बच्चे करते हैं, हर बात पे वो मुझसे ही आके लिपट जाती थी और हर क्वेश्चन वो मुझसे ही पूछती थी कि भाई क्या है। और मेरे परिवार के जितने भी लोग आते थे वो तरह तरह के होते थे, कोई टॉन्ट करने वाले, कोई छेड़ने वाले, कोई एक्स्ट्रा दुलार देने वाले। तो कोई कहता था अरे तुम तो अपने पीठ पे लड़का लेके आई हो, तुम्हारी पीठ पे तो गुड़ फोड़ा जाएगा। अब वो बड़ी परेशान कि इतनी बड़ी गुड़ की फैली, कितनी बड़ी गुड़ की फैली फोड़ी जाएगी मामी? तो बोली इतनी बड़ी फोड़ी जाएगी। अब वो परेशान, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरी पे। अब वो बहुत टेंशन में आ गई। तो हमने कहा आई मम्मी, ये मामी तो मेरे गुड़ की भेली फोड़ेंगी, इनको मत बुलाना। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले कह रही हम इतनी बड़ी भेली फोड़ेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं मामी, बुलाते हैं, देखा जाएगा, तुमको बचा लेंगे किसी तरह से। तो वो इतनी परेशान रही क्योंकि वो बच्चा 5 से 7 साल, 5.5 साल का था। उसको लगे कैसे मेरी पीठ पे गुड़ की भेली फोड़ी जाएगी। जब एक चाटा पड़ता है तो इतनी ज़ोर से पड़ता है, इतनी बड़ा गुड़ का भेला हो कैसे फोड़ा जाएगा। वो बहुत परेशान। उसको बिल्कुल भी, हमने भी कहा अभी देखते हैं, इसको डेवलपमेंट होने देंगे, हम कुछ इसको नहीं कहेंगे, मामी ये बुलाना तो पड़ेगा ही। कोई आके अरे तुम्हारे गुड़ पे, पीठ पे गुड़ की भेली फोड़ी जाएगी, अपनी मामी से बच के रहना। तो भाई बात खत्म हो गई। उसका और भी भय हो गया। करते करते फिर आई
फिर उन्होंने कहा आप सब ढोलक वाली आ गई, बैठ गई। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे घुट पे बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? वो छिपी कहीं बैठी थी, हम तो बच्चा लिए बैठे थे। तो उसके बाद उन ढूंढी गई तो मिल गई। तो वो कहा अब मैं नहीं आऊँगी, मेरी पीठ पे गुड़ की भेली फूट जाएगी। वो लगभग रुआसी थी। तो अब ढोलक वाले कहें नहीं बेटा, अगर तुमने गुड़ की भेली नहीं फुड़वाई तो हम ढोलक नहीं बजाएंगे, तो हमारा तो पैसा ही नहीं मिलेगा, हमको मैडम तो नाराज़ हो जाएंगी। बेटा गुड़ की भेली तो तुम फुड़वा लो अपने सर पे। तो भैया वो गई, खींच खांच के लाई गई, बैठी तो बिल्कुल रुआसी थी, उनकी पीठ हुई डाही। तो मामी ने कहा आ गई, अब देखो मैं कितनी ज़ोर से गुड़ की भेली फोड़ती हूँ। बेचारी रुआसी सिर झुका दी गई। फिर उनकी पीठ पे घी लगाया गया, रोशना लगाई गई, और फिर उन्होंने ऐसे छोटी सी बुड़ी ली, ऐसे करके फोड़ दिया। अब वो आँख बंद किए कि अब भेली फूलेगी, अब भेली फूलेगी, और ढोलक बनने लगी। तो बोली क्या मामी फूट गई? हमने कहा, सब लोग कह रहे हैं हाँ फूट गई। तो इस प्रकार से जो भय का तनाव था वो कैसे समाज में परिवार वालों ने ही छोड़ा, और धीरे धीरे वो समाज परिवार के सारे संबंधों से प्रेम भी करने लगी, और उसका भय अभी भी बड़ी बड़ी बातों पे बरकरार है। देखिए एक लिमिट के बाद तो हमारा भी भय रहता है, आप इस सीमा के बाद गए तो आगे का भय। तो ये जो इस प्रकार के तनावों को झेलने का समाज में जो संस्कार हैं बहुत अच्छा मौका देते हैं। और आप देखेंगे कि जिस एज पे जिस समस्या को आप झेलने वाले हैं उससे पहले ही वो संस्कार आके खड़ा हो जाएगा कि अब इस बच्चे का संस्कार कर दिया जाना चाहिए, और बाकायदा एज वाइज संस्कार का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये भारतीय समाज में तो तनाव का कारण जो है, परिवार की जो व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ रही है उसका कारण ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति में ना तो आश्रमों के संस्था को समझ पाए हैं, और ना ही संस्कारों के बारे में हमने उनको ऐसे छोड़ दिया है जैसे कि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। जबकि हमारे साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो आपके वेस्टर्न किताबें इंग्लिश की लिखी जा रही हैं उसमें भी आ रहा है फादरलेस अमेरिका। फादरलेस अमेरिका में बार बार इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो रही है। जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नारी को भी बोलने की शक्ति होनी चाहिए, उसका भी प्रभाव होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है एबिलिटी है तो नारी भी हो पुरुष सबको बोलने का मौका मिलता है। और फादरलेस अमेरिका में ये कहा गया है कि विमेन एम्पावरमेंट का जो मोशन शुरू हुआ है और नारियों ने जो कहना शुरू कर दिया है कि पिता की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसा करने पर बच्चे को पिता और माता दोनों की ज़रूरत है, और पिता और माता के बिना ये बच्चे का राइट है। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो आप अपने संस्कारों को समझें, क्योंकि उसमें भी माता और पिता दोनों का दायित्व। गृहस्थ आश्रम किसी भी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। अगर कोई एक व्यक्ति अकेले बच्चे को पाल रहा है तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का खंडन कर रहा है। और भारतीय संस्कृति में किसी भी पूजा में पूजा पूरी ही नहीं मानी जाती है जब तक कि पति और पत्नी साथ बैठ के पूजा ना करें। मुझे सुनने का सुना आपने ध्यान से, और मुझे बोलने का अवसर दिया मंच ने, उसके लिए मैं मंच की धन्यवाद।